Okay, so we will be discussing about laws of limiting friction. So now laws of limiting friction. थोड़े बहुत लॉज हैं, या आप जनरल में लिख सकते हो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, लेट्स राइट ए जनरल टॉपिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, चलिए ठीक है. पहली बात, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस पर. किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेसेस पे. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, पहली बात, नेचर ऑफ सरफेसेस, सरफेसेस के नेचर पे. दूसरा, रफ स्टेट ऑफ रफनेस, स्टेट ऑफ रफनेस, whether the surface, how much the surfaces are rough, कितनी रफ वो सरफेसेस हैं. ठीक है. दूसरी बात, जब भी किसी जगह पे आप स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे, देखिए अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से, तो यहां से एक्सटर्नल फोर्स है ना. जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे, इट विल बी ऑलवेज अपोजिट, लाइक दिस वे, है ना, कोई भी फ्रिक्शन, बट टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस. ठीक है कि नहीं? राइट. देखो, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड लॉ क्या है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल एंड ऑपोजिट टू मोशन. आई थिंक दीज आर द कंक्लूजन्स जो हमने लेक्चर में पढ़े थे. ठीक है. फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज फोर्स ऑफ टेंजेंशियल एंड अपोजिट टू द मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ऑलवेज अपोजिट होता है मोशन को, और टेंजेंशियल होता है. ठीक है, टेंजेंशियल एंड अपोजिट टू द मोशन. ठीक है. एंड तीसरी बात, ये तो आपको पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. इट्स ऑब्वियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल. चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज पे? नॉर्मल रिएक्शन पे. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R, where mu is nothing but coefficient of friction, and it can be coefficient of static friction or coefficient of kinetic friction. ठीक है. ठीक, तो mu को कैसे लिख सकते हैं हम? F by R. It is simply static friction or kinetic friction divided by normal reaction. ठीक है कि नहीं? है ना. ठीक, तो mu के दो टाइप्स हैं. कोफिशिएंट दो तरह के हो सकते हैं, या होता है म्यू एस, या होता है म्यू के. ओके, टेल मी विच वन विल बी ग्रेटर, म्यू एस और म्यू आर? म्यू एस. ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से. ठीक है कि नहीं? है ना. तो एक्चुअली दिस इज अबाउट व्हाट? द लॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, राइट. ओके, next thing we have in consideration, that is angle of friction. Okay, we will be discussing what? Angle of friction. Okay, let's discuss it briefly. बहुत ही छोटी एक डेफिनेशन है, तो आप याद रखोगे. बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अगर आपके पास इस तरह एक ऑब्जेक्ट है, एंड ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज ऑन सम सरफेस, इस तरह से. ठीक है. तो यहां पे आप क्या कहेंगे? यहां से क्या होगा? सपोज एक्सटर्नल फोर्स यहां से. ठीक है. चलिए मुझे बताइए इस फ्रिक्शन का वैल्यू ऐसे है कि नहीं? है ना. अच्छा, उसके बाद क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज लाइक दिस वे. ओके, है ना. ठीक, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो तो आपको पता है. अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू फाइंड, मुझे बताइए
if I try to find the resultant of normal reaction and friction. फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट कहां से होगा? यहां से होगा. चलिए यहां से तो हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कंप्लीट करेंगे. दिस इज द नेट फोर्स, है ना? ओके, लेट अस राइट नेट फोर्स. ठीक है ना? ठीक. तो जरा ध्यान दीजिए, दिस इज व्हाट नेट फोर्स एंड व्हाट इज दिस? इट इज द रिजल्टेंट. किस किस का रिजल्टेंट? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का. ये जो एंगल यहां पे होता है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द एंगल, है ना, बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. ओके, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है ना, उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ओके, सो इट इज the angle between normal reaction and resultant of friction and normal reaction. ठीक है, यहां पे मैंने इसको डिनोट किया है किस चीज से? थीटा से. ओके, इफ आई राइट थीटा, जरा मुझे एक बात बताइए, O मान लेते हैं, ये A है, ये B है एंड दिस इज C. ओके, मुझे बताइए थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू. tan थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज BC, है ना, और बेस इज OB, है कि नहीं, है ना? tan थीटा इज परपेंडिकुलर BC बाय OB. तो बताइए tan थीटा विल बी, BC कितना है? B से लेके C तक, इट इज सेम एज दैट ऑफ फ्रिक्शन, है ना? तो इट इज F डिवाइडेड बाय OB कितना है? O से लेके B तक, इट्स नॉर्मल रिएक्शन R. तो थीटा इज tan इनवर्स F बाय R, राइट? सो ये थीटा का वैल्यू है, ठीक है, एंड दिस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक. सो यू हैव टू राइट इट. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, what is this theta? It is tan inverse. Okay, listen, what is F by R? Force of friction to the normal reaction. Force of friction to the normal reaction is mu. Okay, we can write it mu. Okay, so angle of friction is tan inverse mu. Tan inverse mu is the coefficient of friction. Okay, it may be static friction or it may be kinetic friction. Okay, usually static friction के लिए ही define किया जाता है. ठीक है, is that clear? Okay, you write it. Okay, now we'll discuss an important thing, which is angle of repose. There is an angle which is called as angle of repose. Angle of repose. Okay, this angle is really important. ठीक है, देखिए बेटा, इस तरह से अगर आपके पास एक inclined plane है like this and there is an object which is lying on it. This angle is, say for example, alpha. Okay, अगर मैं इस टाइम पे आपको कहूं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बट व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज दिस स्लोप, इफ यू इंक्रीज दिस इंक्लाइन? अगर आप इस इंक्लाइन को बढ़ाओगे, पहले तो ये ऐसे था, है ना, अब आप इसको बढ़ा दो, इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, इतना ज्यादा स्लोप नहीं, बट स्लोप इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से. इस टाइम पे ये अल्फा है, इसका वैल्यू बढ़ गया, है ना? ठीक, आप इस इंक्लाइन को बढ़ाते जाओगे. ठीक है, देखो क्या कहते हैं, व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे आप इस इंक्लाइन को बढ़ाते जाओगे ना, एक एंगल ऐसा होगा एट विच द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन. ओके, है ना? सपोज अगर अभी एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, आप 31 करो, 32 करो, 33 करो, एंगल बढ़ाते जाओ तो एक एंगल तो ऐसा होगा ना जहां पे इट विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड. ठीक है कि नहीं? उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, it is defined as the angle at which हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन at which object begins to slide
object begins to slide is called as angle of repose. ओके, इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये जो एंगल है इट इज द रिपोज एंगल. ठीक है, मतलब इस एंगल पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इट विल स्लाइड. तो बताइए कौन कौन सा तरह का फोर्स होगा. जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन होगी ना, और यहां से होगा इसका फ्रिक्शन. होगी कि नहीं, है ना. ठीक, और शाबाश, और क्या क्या होगा आपको पता है, बताइए. हाँ, वो तो पता ही है. एक एंगल यहां से निकलेगा, एक कंपोनेंट जिसको कहेंगे mg cos अल्फा, है ना. आपकी फिर से बताऊं कि किस तरह से ये स्प्लिट होता है. नहीं ना, आपने लास्ट लेक्चर्स में इस चीज को पढ़ा हुआ है. यहां से आएगा mg sin अल्फा और यहां से आएगा नॉर्मल रिएक्शन r. ओके, है ना. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास है. जरा बताइए किस तरह से आप लिख सकते हो कंडीशन. आप लिख सकते हो f इज नथिंग बट इट इज mg sin alpha. F is nothing but it is mg sin alpha, and second condition is that R is nothing but it is mg cos alpha. Good. Divide them. What you will get? F by R is mg cancel, sin alpha by cos alpha. Okay. This is F by R which is nothing but tan alpha. तो alpha किसके बराबर आएगा? tan inverse F by R. तो बताइए बेटा, what is F by R? It's again mu. Okay, so इस तरह से, है ना. ये हो गया क्या, एंगल ऑफ रिपोज. बट आपने अभी पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में. आपने पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, थीटा. वो भी किसके बराबर है, tan इनवर्स म्यू के बराबर. सो हमेशा याद रखेंगे कि थीटा और अल्फा बराबर होता है. एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है. मतलब क्या है इस चीज का, इस चीज का मतलब यह है कि अगर आपको देखना है व्हाट शुड बी द एंगल, अगर आपको देखना है व्हाट शुड बी द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, एट विच ऑब्जेक्ट विल, आप क्या करोगे, आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे. कैसे, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे, है ना. ठीक, यहां से देखोगे नॉर्मल रिएक्शन होगी, यहां से देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यहां से सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यहां से एक्सटर्नल फोर्स होगा. ठीक है, तो यहां पे जो एंगल होगा ना, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में थीटा. ठीक है, वो एंगल बराबर उतना ही होगा जितना कि यहां पे होगा एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, सो इन मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ रिपोज इज जस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे दैट इज एंगल ऑफ रिपोज is equal to angle of friction. Okay, right? Okay.